अनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहते हैं। यहाँ पे अणु को अणु शब्द से इस्तेमाल किया गया है और अणु को यहाँ पे जीन से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जीन जो होता है वो जीव होता है और जीव के कुछ सामान्य लक्षणों में, जिसमें से पहला सामान्य लक्षण आता है प्रजनन, दूसरा आता है श्वसन, तीसरा हलन चलन। आपने श्वसन, हलन चलन और कोशिका, ये सब सामान्य लक्षणों को पढ़ा होगा और प्रजनन भी पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रजनन दोबारा लिया इसलिए क्योंकि प्रजनन का सीधा संबंध हमारे अनुवांशिकी से है, इसके लिए प्रजनन का इस्तेमाल किया गया है। प्रजनन, जहाँ अपने समान संतानोत्पत्ति करना, अब संतान उत्पत्ति जो होता है वो जीव होता है, क्योंकि संतान उत्पत्ति हुआ तो जीव हुआ, क्योंकि उसके अंदर कोशिका होगी, कोशिका है, श्वसन है, हलन चलन है, सब है, इसके लिए वह जीव से इसको कहा गया जीव। अब जीव जो होता है वो अपने समान संतान उत्पत्ति करता है, जहाँ पे उत्पन्न करने वाला व्यक्ति यानी मानव, जीव जो उत्पन्न करता है वो मानव करता है और मानव के आधार पर उत्पन्न करता है। मानव हमेशा गुणसूत्र के आधार पर उत्पन्न करता है, मानव हमेशा जीव जो है गुणसूत्र के आधार पर उत्पन्न करता है। अब निरंतर गुणसूत्र के आधार पर वह निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीव को उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में चैप्टर का पहला शुरुआत है अनुवांशिकी, जिसकी अनुवांशिक गति भी कहते हैं, हेरिडिटी, यह चैप्टर का टाइटल है। और आप देख सकते हैं कि अनुवांशिकी का सीधा संबंध हमारे प्रजनन से है। वंशागति तथा समानता, वंशागति तथा समानता, जहाँ पे कोशिका के सामान्य लक्षण हलन चलन और प्रजनन, जिसमें से आपने पढ़ा कि प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पत्ति करना ही हमारा क्या कहलाता है, हेरिडिटी, वंशागति, जिसको कहते हैं अनुवांशिकी। अब वंशागति में एक समानता है, जिसे हम देखेंगे कि वंशागति में समानता क्या है। कि यहाँ पे वंशागति को अनुवांशिकी शब्द से इस्तेमाल करते पहले हम, तो अनुवांशिकी जहाँ पे यह एक अनुवांशिकी का जगत है, जहाँ पे अनुवांशिकी जगत में आप देखेंगे कि अनुवांशिकी में एक वैज्ञानिक का योगदान है 1902 में, जिनका नाम है सटन। 1902 में सटन ने एक प्रयोगात्मक के द्वारा बताया कि जीन जो है वो वंशागति का कारक है, यानी सटन ने यह प्रभावित कारक को बताया है जो वो जीन है। और मेंडल ने, जो दूसरा साइंटिस्ट मेंडल है, ग्रेगर जोहन मेंडल, उन्होंने इस कारक को प्रभावी कारक बताया। उनका मानना था कि ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं मानव में वो सामान्य लक्षण नहीं है, प्रभावी कारक है, ये कहीं से भी उत्पन्न होते हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। जबकि सटन ने कहा यह जीन है, जीन यानी जीव और जीव यानी प्रजनन और प्रजनन पीढ़ी, जहाँ पे हमने क्लोन से इस्तेमाल किया। ये बैक में जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि पहले क्लोन, फिर पीढ़ी, फिर प्रजनन, फिर जीव, फिर जीन, जहाँ पे उन्होंने इस जीन को खोजने के बाद यह बताया है 1902 में कि 1902 में यह बताया है कि जीन जो होता है वह प्रजनन का एक कारक है और यह अनुवांशिकी गति को लाने में सहायक है। जहाँ पे उनके कुछ सामान्य लक्षण थे कि अनुवांशिकी में कुछ सामान्य लक्षणों में, जिनमें से पहला लक्षण उनका था कि आँख का नीला होना और बाल का घुंघरा होना, और तीसरा जो था लंबी कद या छोटा कद, चौथा गोरा या काला। ये उनके कुछ सामान्य लक्षण थे, जिनमें सामान्य लक्षणों में उन्होंने बताया आँख का काला होना या आँख का नीला होना। आपने देखा होगा कि माता पिता के गुणसूत्रों के आधार पर किन्हीं माता पिता का जो आँख होता है वो काला होता है, और बच्चों की आँख अगर वो नीली हो गई, या फैमिली में किसी की नीली आँख नहीं है फिर भी बच्चों की आँख नीली हो गई, तो इसका मतलब है कि उनके छुपे हुए जीन का जो कारक है वह उनमें उत्पन्न हुआ है। अब वो जीन का कारक हो सकता है उनके मामा से उनके मम्मी में, मम्मी से उनके दादी से, या फिर दादी से उनके दादी, या ऐसे कहीं से एक छुपा हुआ जीन जो माता के अंदर आया लेकिन माता के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ और वो बेटे के अंदर उत्पन्न हो गया, जिसे कहते हैं जीन कारक। यह बात
सटन ने 1902 में प्रभावी कारक को मना किया और जिन का कारक माना कि ये उत्पन्न होने वाला लक्षण जो है वो जिन का कारक है, ना कि प्रभावी कारक। और मेंडल ने इसे प्रभावी कारक मान लिया था, जो कि रोंग है। ग्रेगर जोहन मेंडल ग्रेगर जोहन मेंडल के भी कुछ सामान्य लक्षण थे, जिस तरह से सटन के कुछ सामान्य लक्षण थे। इनके सामान्य लक्षण ये थे कि ये प्रभावी कारक है, जो एक तरह से रोंग है, सटन ने बताया। दूसरा जो इनका था वो था कि मान लीजिए कि लक्षण और गुण, अगर कोई लक्षण या गुण उत्पन्न हो रहा है प्रभावी कारक की वजह से, उन्होंने ग्रेगर जोहन मेंडल ने माना, इसको भी सटन ने गलत किया। बाद में इस प्रभावी दोनों कारकों को मेंडल ग्रेहक जोन ने मटर के पौधे पे संक्रमित किया, जहाँ पे मटर के पौधों में यह दोनों लक्षण देखने को मिले, जहाँ पे लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिए, दोनों के बीच में संलयन कराने के बाद उन्हें कैपिटल टी स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। इनके उत्पन्न प्रभावी कारक लक्षण, मेंडल के उत्पन्न प्रभावी कारक लक्षण मनुष्यों में नहीं, मेंडल के उत्पन्न प्रभावी कारक लक्षण सिर्फ और सिर्फ मटर में या फूल पौधों में आपको दिखाई दे सकते हैं। कि जैसे कि कोई एक फूल है, उसका रंग नीला है और उसके फूल का दूसरे रंग लाल हो जाता है। यह प्रभावी कारक सिर्फ आपको फूल पौधों में दिखाई देगा, मनुष्यों में नहीं। जबकि सटन ने इस बात को पूरी तरह से पहले ही बता दिया था। पर सटन भी कुछ जगह पे गलत थे, क्योंकि उनको पता था कि प्रभावी कारक मनुष्यों में भी कहीं न कहीं उत्पन्न हो जाता है। यह बात ग्रेहर जोन मेंडल ने नहीं बताया, पर सटन ने बताया कि कभी कभार प्रभावी कारक मनुष्यों में भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे पिता एकदम लंबा है और वजनदार है, फिर भी बेटा बौना है और कमज़ोर है, जहाँ पे उन्होंने इस कारक को प्रभावी कारक का उत्परिवर्तन बताया। ये प्रभावी कारक उत्परिवर्तन है, और इसी के आधार पर उन्होंने एक और व्याख्या की, जिसका नाम है गुणसूत्र और जिन। यानी गुणसूत्र और जिन का क्या कारक है इस प्रभावी में। अब प्रभावी और कारक और जिन, इन शब्दों का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। प्रभावी क्या होता है? प्रभावी का मतलब होता है हमारे रीजनल भाषा में जिसको कहते हैं प्रभाव, यानी लक्षण उत्पन्न हो गया, यानी इस विद्यार्थी या इस बच्चे का लक्षण, इसके गुण ही खराब हैं, ऐसा हम कहते हैं आम चाल भाषा में। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे ही इन लोगों ने मटर के पौधे पर और मनुष्यों पर कुछ प्रभाव देखा, और वो प्रभाव अचानक उत्पन्न हुआ प्रभाव है। किसी के घर में कोई व्यक्ति काला है और यह पूरा गोरा पैदा हो जाता है बच्चा, तो ये प्रभाव कारक इन्होंने देखा। क्रोमोजोम एंड जीन, क्रोमोजोम एंड जीन, इनका क्या कारक है प्रभाव में जो अचानक से उत्पन्न होते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक कोशिका है, कोशिका के अंदर गोल्जी है। अब ये गोल्जी जो है, गोल्जी साइंटिस्ट के नाम पे उत्पन्न हुआ, ये आप पहले पढ़ चुके हैं और मैंने पढ़ा भी दिया है कि गोल्जी क्या होता है। इसके अंदर तंतुनुमा धागा होता है, पढ़ा है मैंने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेल्स हैं, और ये जो है गोल्जी तंतुनुमा, जहाँ पर इनका एक केंद्र है NU न्यूक्लियस। यहाँ मैंने कोशिका लिया है, आप देख सकते हैं मैंने कोशिका जो लिया सेल, ये मैंने कोशिका को दर्शाया है। बीज का जो भाग है, बीज के भाग को यहाँ पे मैंने NU केंद्रक यानी न्यूक्लियस। प्रभावी लक्षण, अब देखना है कि ग्रेगर जोन मेंडल का प्रभावी लक्षण इसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। सटन के पश्चात सटन ने जब अपना परिभाषा दिया, समान लक्षण बताया, तो उसके बाद प्रभावी जो लक्षण इन्होंने बताए वो बताए थे मटर के पौधों पर, ना कि मनुष्यों पर। तो प्रभावी लक्षण इनके मटर के पौधों की कोशिकाओं पे दिखा था, जहाँ पर मनुष्यों में 2n बराबर 23 + 23 बराबर 46 क्रोमोजोम, जहाँ पे 23 मेल एंड 23 फीमेल द्वारा आता है। XXXY और एक XY मिलके लड़की और एक XX मिलके लड़की, XY मिलके लड़का उत्पन्न होता है। ये प्रभावी कारक इन्होंने बताया, जहाँ पे मटर के पौधे को इन्होंने कैपिटल T यानी ये लंबा है, स्मॉल t यानी बौना है,
और कैपिटल टी स्मॉल टी लिए, यानी दोनों का सामान्य लक्षण ये दर्शाता है। ये प्रभावी कारक इन्होंने सटन के पश्चात बताया था। इनके क्रोमोजोम 23+23 वाला प्रभाव, जहाँ भी मैंने आपको बताया मेल और नर और मादा, तो 23 गुणसूत्र किस में ट्रांसफ़र होते हैं और 23 गुणसूत्र किस में ट्रांसफ़र होते हैं, ये बात अभी मैंने आपको बताया। तो इनके जो 23 वाले गुणसूत्र प्रभावी थे, उन्होंने एक चित्र की सहायता से बोर्ड पर बना रहा, आप देख सकते हैं, चित्र की सहायता से इन्होंने गोल्जी काय के थ्रू दर्शाने की कोशिश की, जहाँ पे केंद्रक और सेल वॉल यानी दीवार, कोशिका की दीवार, जहाँ पे गुणसूत्रों को कुछ इस तरह से, जहाँ पे सेंट्रोमियर और क्रोमोटिड, ये दोनों चीज़ मिलकर 23 और 23 गुण निर्धारित करते हैं। अगर ये 23 और 23 गुण निर्धारित सेंट्रोमियर क्रोमोटिड ना हो तो नर न मादा, फिर बीच का भाग बन जाता है। ह्यूमन क्रोमोजोम, मानव गुणसूत्र। मानव गुणसूत्र पर ग्रेगर जोहर मेंडल का क्या प्रभाव था? मानव गुणसूत्र ग्रेगर जोहर मेंडल का प्रभाव यह था कि होमो जो है वो होमोसेपियंस और लोगोस यानी अध्ययन, किसका अध्ययन? मानव के जीन और जीव का अध्ययन होमोलोगस कहलाता है। होमोलोगस जिसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, जहाँ पे होमो यानी हो जाता है नर और यहाँ पर मादा, नर के पास 23 और मादा के पास 23 क्रोमोजोम, नर के पास 23 मादा के पास 23 क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम मिलके एक्स और एक वाई देता है, फीमेल वाई देगी तो एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई जो बनेगा वो हो जाएगा लड़का और एक्स एक्स जो होगी वो लड़की। और एक्स और एक्स वाई ये दोनों अलग से जो क्रोमोजोम अगर नहीं इसमें मिला तो ये एक्स मतलब सिंड्रोम और एक क्लाइनफेल्टर्स, ये एक विकार होता है जहाँ पे बच्चे कुपोषण जैसा दिखते हैं, उनके शरीर में जान होता है, ना मांस होता है ना हड्डी, बस पूरी तरह से वो दिव्यांग होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहला आपका जो आता है डीएनए, जो डीएनए अणु, क्योंकि डीएनए जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड जैसी चीज़ों से बना होता है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन वाला भाग अभी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया कौन सी है, जिसको बोलते हैं प्रतिकृति। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका यूज कहाँ होता है? चोरी या बलात्कारी में पकड़ना या फिर आपराधिकजनक में। यहाँ पे जो सामान्य लक्षण बताया जा रहा है सिर्फ आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी यूज नहीं होता कहीं भी फिंगरप्रिंटिंग का। चोर आजकल के होशियार हो गए हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी का क्रिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे उसकी पूरी डेड बॉडी जल जाती है, उसके बाद उसका डीएनए आप मिलाना चाहें या फिर पाना चाहे तो वह ये नामुमकिन है। कभी कभार मिल भी जाता है, बस उनके एक तीत का कुछ अवशेष मिल जाए या फिर हड्डी का कुछ थोड़ा बहुत अवशेष मिल जाए तो यहाँ पे उनका डीएनए पता करना मुश्किल नहीं होता ज़्यादा, वरना अगर ये सब जल चुके हैं तो डीएनए उनका नामुमकिन है पाना। और सामने वाले को कि अब आपके फैमिली में मानव रक्त जनित समूह, मानव रक्त जनित समूह जो है हमेशा बोन मैरो, खून हमेशा बोन मैरो में बनता है, जहाँ पे होमो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन चीज़ जो है बोन मैरो के अस्थि मज्जा
अस्थि मज्जा के केंद्र में बनता है, जहाँ पर इन तीनों चीज़ों का निर्माण होता है। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी डिफेक्टिव हो जाता है तो हमारा O2 का वहन कम हो जाता है और श्वसन लेना मुश्किल होता है, क्योंकि ये हार्ट तक जाने की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। इसलिए O2 की प्रक्रिया जो होती है यहाँ से पहले स्टार्ट होगी, आरबीसी। अब आरबीसी जो मैंने लिखा, मानव जनित आई की पावर ए, फिर आई की पावर बी, या फिर आई की पावर ए, या फिर आई की पावर ए, ऐसा आपने देखा होगा रक्त समूह में, जहाँ पे ये आपको पता चल जाता होगा कि आई जो होता है आइसोग्लूटाइन होता है, और बी जो होता है उस रेड ब्लड सेल से। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक पानी की पाइप है और इसके अंदर कुछ छोटे 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 रेड ब्लड सेल्स लिए हैं मैंने। इसको ले जाने का काम जो होता है वो O2 का वाहन होता है। यानी O2 जो होता है वो ऐसे ही नहीं जाके हमारे फेफड़ों में बैठ जाता है, उसको ले जाने का काम जो होता है वो आइसोग्लूटिन का होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ चिपका रहता है। एक तरह से ये हमारा चिपकू गम है, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। खून का बेस्ट फ्रेंड आइसोग्लूटिन होता है। लेकिन इसके ऊपर जो बी है, ए है, ये जो होता है ये निर्धारित करता है कि मान लीजिए कि इस फ्रेंड को अगर कुछ हो जाए तो इस फ्रेंड को दूसरा फ्रेंड कौन मदद करेगा, तो वो फ्रेंड मदद करेगा ए, जहाँ पे ए और बी इस फ्रेंड का नाम होता है। ए को मैंने मान लीजिए यहाँ पे अर्जुन और बी को मैंने भरत नाम दे दिया, ऐसा। और जहाँ पे आइसोग्लूटिन है, चिपकू गम, जो इसको O2 के वहन को लेके जाता है, यानी ऑक्सीजन के वहन को, अगर उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो जहाँ पे आई की पावर 0 बराबर O ब्लड ग्रुप, सुना होगा आपने, O ब्लड ग्रुप, यहाँ पे O यानी यहाँ पे इसको 0 कन्वर्ट किया जाता है। सब लोग O पढ़ते हैं, ये 0 है क्योंकि इसके पास कोई फ्रेंड है ही नहीं। आइसोग्लूटिन के पास कोई फ्रेंड है ही नहीं चिपकू, किसको O2 को ये वाला आई वाला लेके जा सके, क्योंकि इसने अपना विश्वास खो दिया है। भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब आप अकेले जा सकते हो। O2 को बोलता है कि अब आप अकेले जा सकते हो। इसके लिए आई यानी आइसोग्लूटिन ने इसको गद्दार साबित करके कह दिया तू 0 है, तू हर काम में 0 है, निकल। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अभी मैंने आपको जस्ट स्काइपनेस वाली वीडियो में ही बताया भी मैंने कि 23+23 क्रोमोजोम जब एक दूसरे में लोग ट्रांसफ़र देंगे, नर तथा मादा, इनके दो सहयोग से 46 गुणसूत्र बन जाते हैं, 46 क्रोमोजोम। जबकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 44X और Y जो होता है वो हमेशा किसके पास होता है? लड़कों के पास। और 44X हमेशा किसके पास होता है? लड़की के पास। तो 22 जो है ये डोनेट कर देगा, ले जाओ 22X गुणसूत्र। तो फिर ये 22 अगर डोनेट कर देता है तो बाकी का जो इसके अंदर 22 बचा है वो 22 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 22Y यानी। अब ये 22 ये दे देगी तो 22 ये X दे, यहाँ पे X है तो ये Y दे देगी, तो 22X जो होता है वो बन जाता है 44XY, यानी ये XY मिल गया, यानी ये लड़की हो गई, सॉरी ये लड़का हो गया। और यहाँ पे 22 ये दे देगी तो 22 ये दे देगा तो ये भी XX, ये X देगी, ये X देगी, तो क्या हो गया? XX लड़की हो गया। तो लड़कियों में यहाँ पे एक प्रक्रिया होता था जो 1 जनवरी और 1996 में बैंड कर दिया गया गवर्नमेंट ने, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते थे कि माता के गर्भ में जिस थैली में, जिसको बोलते हैं सेल्स, उससे थोड़ा सा चिकना पदार्थ, द्रव लिक्विड लिया जाता था और वहाँ इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता, बड़ा इंजेक्शन आता है, वहाँ से लेकर एक परख नली में डालकर उसको परीक्षण करके बता दिया जाता था कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। इस कारण ये पैसे वाले लोग इसको गलत यूज करते थे, जिससे माँ के गर्भ में लड़की होने पे मार दिया जाता था। इसलिए इस प्रक्रिया को 1 जनवरी या 2 जनवरी 1996 के आसपास इसको बैंड कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहते हैं वंशानुगत डिजीज, रोग, जैसे किसी को डायबिटीज वरदान मिला है कि तुम्हें डायबिटीज जो वरदान है कि ये वरदानी डायबिटीज है। दूसरा है HIV, वरदानी HIV, कैंसर, वरदानी कैंसर, जिसको कहते हैं कि तुम्हें खानदान में पैसा नहीं मिला है तो तुम रोग ले जाओ, इसको बोलते हैं वंशानुगत बीमारी। जिसमें से आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आपको लाल दिखा जाएगा तो पीला ही दिखेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो डिजीज आता है वो है
हीमोफीलिया, कोशिका के रक्त के वहन का निर्धारण ही पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से शरीर पूरा पीला सूखा नज़र आता है। और तीसरा है यह थैलीसीमिया, कोशिका जहाँ पे खून बनने की जो थैली है वही पूरी तरह से क्लोज्ड बंद हो जाता है, यानी इसमें खून बनाने की जो थैली वही बंद हो जाएगी, अस्थि मज्जा से ही, अस्थि मज्जा से तुम्हारा खून बनना बंद हो जाएगा। और मानव जीनोम सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसके हर जांच के बाद भी ना पता चलता हो, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है मानव जीनोम जहाँ पे पता चल जाता है, लेकिन ये भी नहीं पता पाता है। तो बेहतर ये है कि कोई काम का नहीं। मानव जीनोम। अभियांत्रिक, आपने अभियांत्रिक सुना होगा। अभियांत्रिक का मतलब होता है कि मेडिकल लाइन में यूज होने वाली कुछ सम मशीन्स, जहाँ पे ये पता लगाया जा सके कि ये चीज़ होता क्या। जैसे डोली 1996 में एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था, एक सेम क्लोन। ये डिसाइड कर, बायोटेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, ये डिसाइड करता है कि वैक्सीन कैसे बनेगा या फिर इन चीज़ों को कहाँ से लाया जाएगा, जिन अभियांत्रिकी में आता है। जहाँ पे आपको ये एक छोटा सा 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में एनआईएस में जरूर पूछा जाता है, जिसका रिप्लिकेशन मैंने अभी बताया, रिप्लिकेशन वहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया था। यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लेते हैं डीएनए लिया, डीएनए को हमने पूरी तरह से फाड़ फूड़ दिया। डीएनए को फाड़ने फूड़ने के बाद जो उसमें मिला हमको, वो मिलता है हमारा सबसे पहले उसका कुछ अंश लिक्विड ले लिया, फिर उसका लिक्विड बोल रहा हूँ, क्षार बेज ले लिया। क्षार बेज लेने के बाद वहाँ पे मानव डीएनए लिया, मानव डीएनए से उसका क्षार बेज लिया। जब क्षार बेज लिया तो उसके अंदर से हमें प्लाज्मिड मिला। प्लाज्मिड लेने के बाद फिर उसके अंदर से हमने प्रोटीन और न्यूक्लियोक सेल्स ले लिया। फिर उसके बाद फिर यही प्रक्रिया हम दोबारा करते। इस प्रक्रिया के द्वारा करते करते हम कुछ न कुछ, जैसे कि एक क्लोन बनाना हो, यानी एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान बनाना हो, या फिर एक भेड़ के जैसा दूसरा भेड़ और गधा खच्चर आता है, ऐसा बनाना हो, तो हम एक डीएनए से दूसरे डीएनए का क्षार प्लाज्मिड न्यूक्लियोड ले लेके इसका हम टेस्टिंग करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बस 1 2 3 4 और 5 वाला पॉइंट लिखे कि सेम, और यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग बना के एक कोशिका दर्शा दो, यहाँ लिख दो न्यूक्लियस और केंद्र, 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब पूछते ही हैं एग्जाम में ज़्यादातर।